हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। चलो गाइस, आज एक नई स्टोरी की शुरुआत करते हैं जिस कहानी का नाम लव आफ्टर रीबर्थ है। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट फॉलो जरूर करें। चलो शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक खंडहर नुमा जगह में किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। वह आवाज बेहद दर्दनाक थी। वह खंडहर बाहर से पूरा बंजर पड़ा था। दिखने में यह बड़ा सा खंडहर ऐसा लगता था मानो किसी राजा का महल हो। खंडहर के किसी कमरे में एक लड़की के हाथों को जंजीरों से बांधकर ऊपर छत से लटकाया हुआ था। उसे इतनी बुरी तरह से पीटा गया था कि उसके शरीर से जमीन पर खून टपककर वहां खून का एक तालाब बन गया था। उस लड़की ने अपना सर नीचे झुका रखा था और उसका पूरा चेहरा लहूलुहान हो रखा था। उसके सामने करीब 29-30 साल की लड़की हाथ में चाबुक लिए उसे मारे जा रही थी। उस लटकी हुई लड़की में अब चीखने तक की ताकत नहीं बची थी। चाबुक पकड़ी महिला ने चाबुक के पिछले सिरे से उस लड़की का चेहरा ऊपर किया और उसकी हालत पर हंसते हुए बोली, बहुत घमंड था ना तुम्हें अपने इस चेहरे पर, अपनी ताकत पर, खुद पर। अब देखो, आज तुम कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं। तुम्हें पता है तुम्हें इस हालत में लाने के लिए मुझे क्या कुर्बान करना पड़ा? अपना प्यार। कहते हुए उसने नफरत से उस लड़की का चेहरा झटक दिया। उस लड़की का सर अपनी जगह पर झूलता रह गया। तभी किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लोग उसी तरफ आ रहे हैं। लटकी हुई उस औरत ने अपने खून से तर आंखों को खोलकर हल्के से अपना सर उठाकर सामने देखा। उसके सामने दो औरतें और एक लड़का खड़ा था। वह उन्हें कैसे नहीं पहचानती, ये तो उसकी जिंदगी के सबसे अहम लोग थे, जिनके लिए उसने अपनी सगी बहन तब को छोड़ दिया था। और उसकी दोस्त जो उसे अपना सब कुछ मानती थी, उससे भी तो उसने मुंह मोड़ लिया था। उनमें से एक महिला आगे आते हुए उस दूसरी महिला के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, समा तुम भी कहाँ इस औरत से बातें कर रही हो? तुम्हें तो इससे अपना बदला लेना चाहिए। कहते हुए उस औरत ने मक्कारी से हंसते हुए सामने लटकी हुई लड़की की तरफ देखा। वह उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हुए उसका मजाक उड़ा रहे थे। उनमें से एक उम्रदराज महिला प्यार से बोली, बहुरानी कैसी हो? तुम्हारी खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं हो रही ना? वो क्या है ना, मुझे पसंद नहीं है किसी भी चीज को आधा अधूरा करना। करो तो पूरी शिद्दत से करो। क्या करूं? अब मैं हूं ही ऐसी। लटकी हुई लड़की ने अपने सूखे काले पड़े होठों को बड़ी मुश्किल से हिलाया। वह अंडरस्को वाय। उसके इस शब्द से वहां खड़े चारों लोग जोर जोर से हंसने लगे। श्री माहेश्वरी, उस लड़की की सासू माँ, उससे बड़े ही प्यार से बोली, बहुरानी तुम इतनी समझदार हो फिर भी तुम समझ क्यों नहीं पाए? चलो कोई बात नहीं, मुझे लगता है मुझे तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी कर ही देनी चाहिए। क्यों है ना? उन्होंने सभी से रजामंदी मांगी। उनमें से वह लड़का आगे आते हुए बोला, क्यों नहीं? मैसेज महेश्वरी, आखिर इसे भी तो पता चले कि उसे सजा किस बात की मिल रही है। कहते हुए वह सभी फिर से जोर जोर से हंसने लगे। उस लटकी हुई लड़की ने उस लड़के को लाचारी से देखा। ये वही आदमी था जिसे वह सबसे ज्यादा पसंद किया करती थी, पर कभी कह नहीं पाए। उसके लिए उसने क्या कुछ नहीं किया, और ये तो उसे जान से मारने पर तुला है। सोचते हुए उसकी नजर चाबुक पकड़ी लड़की की तरफ गई, जो कि उसकी चचेरी बहन थी, या यूं कहें उसने उसे अपनी सगी बहन से ज्यादा बढ़कर माना था। इस औरत के लिए तो उसने अपनी सगी बहन का प्यार तक छीन लिया था और इसकी झोली में डाल दिया था। फिर उसकी नजर अपनी सासू माँ पर गई, जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उन्हें अपनी माँ का दर्जा दिया था। लेकिन इस औरत ने उसकी भावना का मजाक बनाकर रख दिया था। श्री माहेश्वरी बोली, कोई बात नहीं बहुरानी, चलो आज मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। तुम्हें पता है शतरंज जो होता है ना, वह बहुत ही अच्छा खेल होता है, दिमाग के लिए भी और लोगों के लिए भी। उससे लोगों की मानसिकता का पता लगता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जानती हो, हमारा भी राजा है। हमारे और तुम्हारे राजा अलग अलग है, और हमारे राजा का दिमाग इतना शातिर है कि उन्होंने दूसरी तरफ के राजा को ना मारकर उसकी बेगम को निशाना बनाया और उसकी बेगम के हाथों उस राजा को तबाह करके रख दिया। वो लड़की बिना कुछ बोले सुने जा रही थी। उस औरत ने बात जारी रखी, जिस वजह से अब वह राजा किसी काम का नहीं है। क्या तुम देखना नहीं चाहोगी वह राजा कौन है और अभी उसकी क्या हालत है? कोई बात नहीं, तुमसे पहले मैंने उसे भी यमराज के पास पहुंचा दिया है। वैसे मैं उसे तुम्हारे सामने ही मारना चाहती थी, लेकिन वो उन तीनों को देखकर बोली, बुरा मत मानना। क्या करूं? उसकी तारीफ करने से मन भरता ही नहीं है। हाँ तो कहाँ थी मैं?
वह कुछ ज्यादा ही चालाक, तेज, बहादुर, शातिर, बेरहम और ना जाने क्या क्या है। लेकिन तुम्हें पता है मेरे सामने उसकी एक नहीं चली, मैंने उसे केमिकल भरे बॉक्स में धीरे धीरे मरने के लिए छोड़ दिया था। अब तक तो उसकी आधी जान चली भी गई होगी। क्या तुम देखना नहीं चाहोगी अपने राजा की हालत? अरे भाई कहाँ गई दीव? जरा दिखाओ तो इसको इसके सो कॉल्ड रेपिस्ट पति की हालत, मर गया क्या वह? एक औरत मटकते हुए आगे आए और लड़की के सामने खड़ी होकर नफरत से एक जोरदार तमाचा उसके चेहरे पर मार दिया। फिर अपने हाथ उसके खून से सने कपड़ों पर पहुंचते हुए बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं तो आज शिवाय मेरा होता, लेकिन तुमने बीच में आकर सब खराब कर दिया और मजबूरन हमें उसे मारना पड़ा। नहीं तो हम उसे सिर्फ काबू में करना चाहते थे। वैसे मुझे इतना बुरा तो नहीं लगा, लेकिन उसे तड़प कर मरते देख मुझे एक पल के लिए लगा कि मैं उस बॉक्स को तोड़ दूं। क्या करूं? मेरे दिल को वह थोड़ा सा पसंद था ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए भी उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग लाई हूं। कहते हुए उसने अपना फोन उसकी आंखों के ठीक सामने कर दिया। जब उन्होंने देखा कि वह लड़की अपना सर नहीं उठा रही है तो समा उसके बाल पकड़ उसका सर ऊपर की तरफ करते हुए बोली, ध्यान से देख कमीनी, आखिर तेरे ही कारण तो हम उसे इतना चोट पहुंचा पाए हैं। वह तो इतना चालाक था कि उसे भनक भी लग जाए ना कि हम उसके बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं। तो वह तो उसी वक्त हमारा खून ना कर दे। और जो यह अभी शतरंज की कहानी सुनी है ना तुमने, उसमें जो वह राजा है ना, वह है शिवाय माहेश्वरी, और उसकी रानी है ना जिसने उसे बुरी तरह से बर्बाद किया था, वह है आर्या शिवाय माहेश्वरी, यानी कि तुम्हारी वजह से ही तो हम उसे मार पाए। तुम नहीं होती तो हम तो उसे छू भी नहीं पाते। श्री आगे आकर उन सभी को आर्या से अलग करते हुए बोली, क्या कर रहे हो? बहुरानी को दर्द हो रहा होगा ना, पहले उसे अपने रेपिस्ट पति की हालत तो देखने दो, वैसे इसे फर्क क्या पड़ेगा? कौन सा इनमें प्यार जैसा कुछ था ही? आफ्टर ऑल रेप जो किया था इसके पति ने इसका। तभी उनमें से आर्या की चचेरी बहन समा आगे आते हुए बोली, हाँ लेकिन उस बच्चे से तो पड़ेगा ना जिसे यह मार कर आई है। ये सुनते ही आर्या के कान खड़े हो गए, भले ही उससे बाकी सबसे कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसने किसी बच्चे को मारा था ये तो उसे याद नहीं, और ना ही उसका कोई बच्चा था। तो फिर उसके दिमाग में अचानक से एक क्यूट से 5 साल के बच्चे का फोटो दिमाग में आया। उसके कानों में समा की आवाज आई। समा बोली, आर्या, 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 कितनी बेवकूफ हो तुमने अपने रेप के बारे में सिर्फ मुझे बताया, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। तुम अपनी सगी बहन के पास भी नहीं गई जो तुम्हें दिलो जान से चाहती थी, और ना ही अपनी उस दोस्त के पास जो तुम्हें अपनी माँ से ज्यादा मानती है, बल्कि तुम तो सीधा मेरे पास आ गई। तुम्हें पता है जब 13 साल पहले तुम्हारा रेप हुआ था तो किसने किया था? इसका जवाब वह लड़का देते हुए बोला, समा तुम भी ना कैसे सवाल पूछ रही हो उससे, पूरे 5 साल बाद पता लगाया था इसने कि इसका रेप आखिर किया किसने था। उस लड़के की बात बीच में काटते हुए दीव बोली, तुम भी नाश्रय क्यों बेचारी को परेशान कर रहे हो? ये भी तो कितनी मेहनत से इस काम के पीछे पड़ी थी। तभी उन सभी को आर्या की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज बेहद धीमी और कमजोर थी। मैंने किसी बच्चे को नहीं मारा। उसकी बात पर समा जोर जोर से हंसने लगी। वह बोली, चलो आज तुम्हें सच्चाई बता ही देती हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारे रेप के बाद तुम प्रेग्नेंट हो गई थी। तुमने उस बच्चे को रखने का फैसला किया था, और जब वह बच्चा पैदा हुआ था तो वह मरा हुआ था। बुरा हुआ बेचारी के साथ। दीव फेक सेड फेस बनाकर बोली। ओहे श्री, दीव की बलाए लेते हुए बोली। श्रेया बीच में बोला, अरे भाई समा की बात तो सुन लो, बोलो बोलो। समा आगे बोली, जिसके बाद तुमने 2 महीने तक खुद को घर में बंद कर लिया था। और तुम लोगों को पता है क्या? समा उन तीनों की तरफ अंगुली करते हुए बोली। तीनों उसे गौर से देखने लगे। समा अपनी फर्स्ट फिंगर अपनी चीन पर टैप करते हुए बोली, ये जो मेरी आदर्शवादी बहन है ना, ये ना उस शिवांश को प्यार करने लगी थी। इसे उसमें अपना बेटा नजर आता था। वह उसकी नकल उतारते हुए बोली। दीव हैरानी वाले एक्सप्रेशन का नाटक करते हुए समा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, फिर क्या हुआ बेब? समा मुस्कुराए और खुद पर गुमान करते हुए बोली, होना क्या है दीव डार्लिंग, मैं तो थी ना इसके साथ, दोबारा रेप। वह रुकी, उसने झट से दीव की तरफ, डरते समा ने दीव की तरफ देखा जिसका ध्यान अभी आर्या की तरफ था।
वह अपनी बात संभालते हुए आगे बोली, अरे वह तो इसका पति ही था जिसने इसे दोबारा कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा था। बस उसकी इसी हरकत के बाद मेरी बहन के अंदर जो मां प्रकट होने लगी थी ना, उस हादसे के बाद मर गई। कुछ इसके पति के कारण, कुछ मेरे शुभ वचनों के कारण, कहते हुए समा और दीव दोनों ने आपस में हाई फाई किया। समा आगे बोली, और इससे पहले कि इसके अंदर की भावनाएं आगे बढ़ती, मैंने उस बच्चे को ही इस दुनिया से विलुप्त कर दिया, इसके बच्चे की तरह। कहते हुए वह खड़े सभी लोग हंसने जोर जोर से लगे। दीव अचानक से ही अपने हंसी रोककर समा की बात बीच में काटते हुए बोली, ना अंडरस्को समा, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? हमारी आर्या ऐसा कैसे कर सकती है? वह एक मरे हुए बच्चे को जन्म कैसे दे सकती है? उसका बच्चा तो जिंदा था ना। कहते हुए उन सभी के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वही आर्या के कानों में जैसे ही यह बात पहुंची, उसके कान खड़े हो गए और आंखें तुरंत खुल गई। उसने हैरानी से उन सभी को देखा और हकलाते हुए पूछा, ल अंडरस्को, लेकिन ड अंडरस्को डॉक्टर ने तो कहा था कि म अंडरस्को मेरा बच्चा मरा हुआ। इससे आगे आर्या नहीं बोल पाए। उसकी आंखें एक बार फिर से आंसुओं से लबरेज हो गई। श्रेया आगे बढ़कर उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, तो डॉक्टर ने कहा और तुमने मान भी लिया? तुम कैसे भूल गई कि तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ थी? वह समा की तरफ अपने दोनों हाथों से इशारा करते हुए अदब से आगे बोला, तुम्हें एक बात बताऊं, ये ना उस बच्चे को भी उसी दिन मारने वाली थी, लेकिन पता नहीं कहां से वह तुम्हारा राजा पहुंच गया। और पता नहीं उसने ऐसा क्या देखा उस बच्चे में, जो उठाकर ले गया अपने साथ, और बेचारी हमारी समा का दिल टूट गया। तुम्हारे बच्चे को नहीं मार पाए ना बेचारी। कहते हुए उसने मायूस चेहरा बनाते हुए समा को देखा। समा ने भी उसकी तरह ही नौटंकी करते हुए चेहरा लटका लिया। फिर समा अचानक से खुश होते हुए बोली, लेकिन तुम्हें पता है, जब तुमने शिवाय माहेश्वरी की शादी उसकी गर्लफ्रेंड से ना करवाकर खुद की ना, तो मेरा मन तो कर रहा था कि मैं तुम्हें जान से उसी मंडप में मार दूं, और तुम्हारी ढोली की जगह अर्थी की वह से विदा होते हुए देखूं। पता है मैं कितना अपसेट हो गई थी तब, जब मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी उसके प्यार से नहीं हुई थी। मुझे बहुत बुरा लगा इस बेचारी के लिए, लेकिन फिर मेरी मुलाकात हुई तुम्हारी सासू माँ से। कहते हुए उसने इज्जत से अपने दोनों हाथ जोड़ सर झुकाए श्री को प्रणाम किया। श्री भी उसे आशीर्वाद देते हुए बोली, सदा ऐसे ही कमीने दिमाग की मालकिन बनी रहो, और हमेशा मुझे अपने साथ पाओ। समा अपना सर उठाते हुए बोली, यही तो हमारे बादशाह की बेगम है, लेकिन हमारे बादशाह थोड़े ज्यादा खतरनाक है। उनसे तो अभी तक हम भी नहीं मिले हैं। अब समा एकदम से गुस्से में बोली, बार बार मेरे काम में टांग अड़ाने की यह जो तुम्हारी आदत है ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हर बार जब भी मैंने कहीं बॉम्ब प्लांट किया, पता नहीं कैसे हर बार तुम सबको बचा लेती थी। तब मैं तुम्हें बताने वाली थी कि मेरा मन कर रहा था कि मैं अपने इन्हीं छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथों अन्य देशीय राक्षस से तुम्हारा गला घोट दूं। कहते हुए वह अपने दोनों हाथों को लेकर उसके गले की तरफ बढ़ने लगी कि बीच में रुकते हुए नकली मायूसी से बोली, लेकिन हमारे बादशाह ने तुम्हें यूज करने की सोची, और तुम्हें तुम्हारे ही बादशाह के खिलाफ यूज भी किया। तुम्हें पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है? वह जो शिवू है ना, शिवाय का 5 साल का बेटा, क्या तुम्हें पता है उसकी असली माँ कौन है? एनी गेसेस? उसने सभी की तरफ उंगली करते हुए पूछा। तीनों ने झट से अपना हाथ खड़े कर दिए। दीव उचकते हुए अपना हाथ ऊपर करते हुए बोली, हाँ मुझे पता है। उसकी असली माँ ने उसे मार दिया। बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ, मुझे उसके लिए बहुत बहुत बुरा लगा। दीव नाटक करते हुए बोली, और उसकी असली माँ का नाम क्या है? समा एक्साइटेड वॉइस में बोली। चारों एक साथ खुशी से चिल्ला पड़े, आर्या शिवाय माहेश्वरी। आर्या के आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे ही उसके आंसू उसके चेहरे पर आए, उसके चेहरे पर जलन होने लगी। वह चारों उसका मजाक उड़ाते हुए और जोर से हंसने लगे। समा उसका चेहरा अपने हाथों से दबोचते हुए बोली, तुम कितनी शातिर थी, लेकिन पता नहीं हमारे सामने बेवकूफ कैसे हो गई। या शायद हम ही तुमसे ज्यादा स्मार्ट है। तुम्हें पता है ये जो लड़का है ना? कहते हुए उसने श्रेया को आगे आने का इशारा किया। श्रेया भी अपनी कॉलर ठीक करते हुए बड़े ही एटीट्यूड से आगे आया। श्री श्रेया के सिर पर टिप्पली मारते हुए बोली, क्या कर रहे हो?
थोड़ा और स्टाइल से जाओ। आफ्टर ऑल अब तुम्हारी बारी जो है। श्रेया के आ जाने पर समा आगे बोली, हो तो कहा थी मैं। यही कि यह जो आदमी है ना। उसने श्रेया की पीठ थपथपाई। ये तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा क्रश, तुम्हारी जान, इसे भी हम ही लाए थे तुम्हारी जिंदगी में, और अगर तुम्हें याद हो तो इसे तुम्हारा क्रश भी मैंने ही बनाया था। कितनी स्मार्ट हूं ना मैं। मुझे तो इतनी अच्छी प्लानिंग के लिए ऑस्कर मिलना चाहिए। पीछे से दीव बोली, हम भी है, हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। समा बोली, ऑफ कोर्स बेब। श्री आर्या के चक्कर लगाते हुए बोली, और बस इसी तरह तुम खड़ी तो थी लेकिन हमारे पैरों के नीचे। अरे यार, तुम लोग भी ना इसे इसके बच्चे के बारे में भी बताओ, जिसे इसने खुद ही मार दिया था। कहाँ तुम ये सब छोटी मोटी बातों को लेकर बैठी हो। श्रेया उन सभी को टोकते हुए बोला तो दीव अपने टॉपिक पर वापस आते हुए बोली, तो कहाँ तक पहुंचे थे हम। तो मैं ये कह रही थी कि जब तुम्हारे पति ने तुम्हें दोबारा छुआ था ना, तब भी मैंने उसे ड्रग्स दिए थे। वह रेप तो मेरा करने वाला था लेकिन तब भी बीच में तुम फिर बीच में कूद गई। और अंडस को उस बार मेरा दिमाग ऐसा सटका कि मुझे तुमसे बदला लेने का खुमार चढ़ गया। फिर क्या करती मैं। ये बात दीव किसी साइको की तरह अपना सिर टेढ़ा करके होठों पर बड़ी सी मुस्कान लिए बोल रही थी। वह आगे बोली, इसलिए मैंने ना तुम्हारे बेटे को टुक अंडस्को से ऊपर पहुंचा दिया था। आई स्वेयर इसमें इन तीनों ने जी जान से मेरा साथ दिया था। मुझे एक बार के लिए बेचारे शिवू पर तरस आ गया था, जब वह इस समा से उसे छोड़ने के लिए कह रहा था। लेकिन था तो वह तुम्हारा ही बेटा ना। तो ये जैसे भी बिहेव करे इसमें मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली। वैसे भी ये तो उसकी मासी हुई ना। आगे समा बोली, हो, जब तुम्हारा दोबारा रेप हुआ था ना, उसके कुछ घंटों बाद होटल पैराडाइज के जलने की न्यूज आई थी। और वह होटल शिवाय माहेश्वरी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन तुमने उसे अपने हाथों से स्वाहा कर दिया था। अब आगे अंडस्को। अचानक से समा के चेहरे पर चमक आने लगी। वह बोली, तब मैं वहां तुम्हारे बच्चे को मार रही थी, मैंने उसके छोटे छोटे गोरे गोरे हाथों पर लोहे की जलती हुई साख भी रखी थी। आई स्वेयर मैं सच कह रही हूं, तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा तो तुम इन तीनों से भी पूछ सकती हो। उसकी बातों ने आर्या का दिल छलनी करके रख दिया था। आखिर वह कैसे भूल सकती थी उस छोटे बच्चे को जिसके साथ उसने इन लोगों के बहकावे में आकर कितना बुरा बिहेव किया था। वह बेचारा तो उसमें अपनी मां ढूंढ रहा था, लेकिन उसने उसके पिता के चलते उसे भी कभी अपना नहीं माना और ना ही कभी उस बेचारे पर ध्यान दिया। जब वह मरा तो उसने शिवाय को टूटते हुए देखा था। उस वक्त उसका दिल थोड़ा सा पिघला जरूर, लेकिन उस पिघले हुए को वापस पत्थर में इन लोगों ने उसके कान भर भर कर बदल दिया। फिर क्या था, आर्या ने अपने पति को बुरी तरह बर्बाद कर दिया। आर्या ने उसे उसी के बेटे के कत्ल में जेल डाल दिया था, साथ में रेप और मोलेस्टेशन के चार्जेस भी लगवा दिए। घरेलू हिंसा, जिसके बाद से शिवाय माहेश्वरी पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर आ गया था। लेकिन शिवाय भी कम नहीं था। वह फिर से खड़ा हुआ और दोबारा दुनिया में अपने नए मुकाम पर पहुंच गया। जाहिर सी बात थी, इस सब के बाद शिवाय के दिल में आर्या के लिए नफरत के सिवाय कुछ नहीं था, लेकिन अब वह नफरत पहले से बढ़ चुकी थी, क्योंकि उस लड़की ने उसे उसकी गर्लफ्रेंड से जो दूर कर दिया था और अब उसके बच्चे से भी। आर्या का ध्यान समा की आवाज से टूटा। समा बोल रही थी, तुम्हारा शिवू अपने हाथ को फूंक मारते हुए रो रहा था, वह इतना मासूम लग रहा था ना, वह रोते वक्त मुझे उस पर तरस आ गया। समा गुस्से से भरकर बोली, लेकिन मुझे उसकी उस मासूमियत में तुम्हारा चेहरा दिखा, तो बस फिर मैं भी क्या करती। मैंने उसे वहीं पर बांध दिया और तुमने जब उस जगह को आग लगाई थी ना, तब मैं वही थी। लेकिन वह तो सिर्फ तुम्हें भटकाने के लिए था, असल में तो पैराडाइज को आग तुमने नहीं लगाई थी, वहां आग इस पागल लड़के ने लगाई थी। कहते हुए उसने श्रेया की तरफ इशारा कर दिया। श्रेया चेहरे पर झूठी मासूमियत लाते हुए बोला, यह क्या कह रही हो तुम। मैं भला अंडस्को मैं ऐसा क्यों करूंगा। मैं अपनी जीएफ सॉरी अंडस्को अपनी फ्रेंड के बेटे को क्यों मारूंगा। लेकिन तुम्हें मैं एक बात बताऊं, आ गया ना अपनी औकात पर, पहले नखरे क्यों कर रहा था साले। दीव उसके पैरों पर अपने पैरों से मारते हुए बोली। श्रेया ने उसे उसकी कमर से पकड़ अपनी तरफ खींचते हुए बोला, चुप रहो ना, अभी तुमसे ज्यादा यह इंपॉर्टेंट है, वरना अंडस्को
श्रेया आर्या को बताते हुए बोला, जब वह मेरे सामने जलकर रो रहा था ना तो तुम उसे बचाने जाने वाली थी। तुमने उसकी आवाज सुनी भी थी, लेकिन उस बेचारे की किस्मत कि वहां मैं था, तो मैंने तुम्हें उससे बचाने जाने नहीं दिया। और तुमने भी उसे सिर्फ अपना वहम समझकर जाने दिया। बस फिर क्या था, अगले दिन तुम्हारे बेटे की लाश तुम्हारे सामने थी। और तुम्हें एक और सीक्रेट मैं बताऊं, कहते हुए वह धीरे से आर्या की तरफ झुकते हुए बोला, किसी को मत बताना, तुम्हें पता है इस सब में तुम सिर्फ एक मोहरा थी। तुम्हारी वजह से हमने तुम्हारे ही राजा, वजीर, हाथी, घोड़े सबको तुम्ही से मत दिला दी और तुम्हें पता भी नहीं चला। सब कुछ अंडरस्को सब अंडरस्को हमारा होगा। और तुम्हारे पति की प्रॉपर्टी भी, तुम्हारे पति के पास पता है कितना पैसा है। उस पैसे से तो मैं पूरा एक देश खरीद लूं। तभी श्री बीच में आते हुए बोली, चलो बहुत हो गया। अब बहुरानी को अलविदा विश करो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें दूसरे देशों को खरीदने भी तो जाना है। भाई मेरे बेटे की प्रॉपर्टी पर मेरा भी तो हक बनता है ना। चलो बहुरानी जल्दी बताओ, कोई और सवाल पूछना चाहती हो तो हमसे, मैं ना ये भूत भूत के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। अगर तुम्हारी इच्छा अधूरी रह गई तो तुम मुझे मारने भूत बनकर वापस आओगी। और मैं ये सब बिल्कुल नहीं चाहती, तो तुम अभी पूछ लो जो तुम्हें पूछना है, क्योंकि फिर मैं तुम्हें भी मारने वाली हूँ। थोड़ा सा तड़पोगी, पर बुरा मत मानना प्लीज। आर्या उन सभी के चेहरों को गौर से देखते हुए धीमी आवाज में बोली, कोशिश करना कि मैं एक बार में ही मर जाऊं, क्योंकि अगर मेरे अंदर एक रत्ती भी जान बची ना, तो मेरे बच्चे को मुझसे दूर करने के लिए मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी ना कि तुम अपनी जिंदगी को कोसोगे कि तुमने मेरे सामने ये सब बातें क्यों कही। पता नहीं कहां से उसकी बातों में अभी ताकत, हिम्मत और उन्हें मारने का जज्बा साफ दिखाई दे रहा था। अभी उसके दिल में नफरत के सिवाय कुछ नहीं था। उसकी जिंदगी में प्यार नाम की कोई चीज ही नहीं थी। अभी उसे सिर्फ अपने बच्चे का चेहरा आंखों के सामने घूमता हुआ नजर आ रहा था, जो उसे आश भरी आंखों से देख रहा था कि वह कब उसकी तरफ देखेगी और उसे प्यार से गले लगाएगी। अब तो वह मर रही थी। उम्र ही क्या थी उसकी, 31 साल, लेकिन इस वक्त तो कहीं से भी वह 31 साल की नहीं लग रही थी। उसकी जिंदगी में उसने सिर्फ इन लोगों पर भरोसा किया था, जिन्होंने उसके भरोसे को पूरी तरह से कुचल डाला था। उसे अपने आंखों के सामने सिर्फ एक ही चीज घूमती हुई नजर आ रही थी, उस छोटे से बच्चे का चेहरा, उसकी आखिरी ख्वाहिश, वह उसे गले से लगाना चाहती थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका ध्यान अपने पेट में हो रहे तेज दर्द से टूटा। उसने आंखें खोलकर सामने देखा तो सामने दीव उसके पेट में चाकू घोंप चुकी थी। ठीक उसी वक्त है उसे अपने पेट पर दूसरी बार, तीसरी बार और ना जाने कितनी बार वही दर्द सहना पड़ा। वे चारों बेरहमी से एक एक कर उस पर चाकू चला रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई बच्चों का खेल हो, लेकिन यहाँ वह किसी की जान ले रहे थे। आर्या बेजान जी जंजीरों पर लटकी रह गई। श्रेया ने जाकर आर्या के हाथ खोल दिए। आर्या भरभरा कर जमीन पर जा गिरी। तभी वहां किसी के कदमों की आहट आने लगी। अंधेरा होने की वजह से उस इंसान का चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आवाज बेहद सर्द थी। वह बोला, इसका कोई नामोनिशान ना रहे, हमारा काम खत्म हो गया है, मुझे जो चाहिए था वह मिल गया है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। कहते हुए वह वहां से वापस जाने लगा। अभी तक आर्या में थोड़ी है सांसें बची हुई थी। वह अपनी धीरे धीरे बंद होती आंखों से उस इंसान को जाते हुए देख रही थी। उसकी आंखों के कोनों से लगातार आंसू गिर रहे थे। उसके दिल में इस वक्त बेतहाशा नफरत पनप रही थी, वह नफरत जो शायद अब कभी भी खत्म नहीं होने वाली थी। उस जाते हुए इंसान को देखकर आर्या मन में बोली, आई एम सॉरी शिबू, मैं आपको नहीं बचा पाए और ना ही मैं आपके बारे में कुछ पता कर पाए। आपके अलावा इस दुनिया में मेरा था ही कौन? मैं ही थी जिससे तुम मिले भी और मिलकर भी नहीं मिले। आई एम सॉरी, लेकिन अगर मुझे मरना ही है तो मैं इन लोगों को भी मारूंगी। कहते हुए अपनी अध खुली आंखों से चारों तरफ देखा। उसे श्रेया की कमर पर बंदूक दिखी। उसने हिम्मत की और एक झटके में खड़ी होकर उसकी कमर से बंदूक ली और बिना पलक झपकाए उन चारों पर गोली चला दी। उन चारों को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या, पर जब तक वह बात समझ पाते, तब तक उन सभी को गोली लग चुकी थी। आर्या ने उस तरफ देखा जहां वह परछाई अभी अभी वापस गई थी। उसने बंदूक पकड़ी और उस तरफ निशान साधे हुए अपनी पूरी ताकत से चिल्लाई, बाहर आओ। उसकी बात पूरी होने के बाद वहां एकदम शांति छा गई।
उसके शरीर से खून पानी की तरह जमीन पर बह रहा था। लेकिन फिर भी उसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि उसने मरते मरते उन लोगों को मारा था। वह अपनी तरफ उन कदमों को आते हुए सुन सकती थी। वह कदम उसकी तरफ बढ़ रहे थे। आर्या आंखों में गुस्सा लिए उस तरफ देखे जा रही थी। उसकी आंखों में इस वक्त बेतहाशा नफरत थी। जैसे ही उस परछाई का एक कदम रोशनी में पड़ा, आर्या ने बिना देर किए बंदूक में जितनी गोलियां थी, सारी की सारी उस तरफ चला दी। इसके साथ ही वह भी जमीन पर जा गिरी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। उसके होठों पर दर्द भरी मुस्कान थी। वह मुस्कुराते हुए बोली, देखा शिवू, मैंने सबको मार दिया। सबको। उसे एहसास हुआ कि अंधेरे में जो आदमी था वह जमीन से उठकर खड़ा हो गया है। इसका मतलब वह अभी भी जिंदा है। आर्या ने उस तरफ देखा। वह आदमी आधा ही रोशनी में था, जिससे उसके कमर तक का हिस्सा ही आर्या को दिख रहा था। उसके हाथ में गन थी। उसने गन उठाए और आर्या की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, आई एम प्राउड ऑफ यू। अगर तुम पहले ही मेरे साथ हो जाती, तो आज तुम जिंदा होती। पर क्या करें, तुम आर्मी ऑफिसर्स होते ही ऐसे हो। तो फिर अब मरो। कहते हुए उसने भी अपनी गन की सारी गोलियां आर्या के शरीर पर खाली कर दी। इसी के साथ आर्या की आंखें, सांस और धड़कन तीनों बंद हो गई। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे। स्टोरी का क्रेडिट ऑथर जिसो को जाता है, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करें। आगे एपिसोड चाहिए तो कमेंट जरूर करें।